स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु योगेंद्र पर। एक बार फिर से हम तैयार हैं यू प्लस 2026 8 9 10 जून को होने वाली परीक्षा के लिए। हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चले। आपको चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम है और मेहनत अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग इस सेट के साथ आपको ये बताएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के पैटर्न से परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको यहाँ करके देखना और लगातार उसी के आधार पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम आज इस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप उस आधार पर आगे भी उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, उसके इर्द गिर्द जितनी भी जानकारियाँ हैं वो कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 38 हैं, सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, वह प्रोग्राम संग्रह है जो यह नियंत्रित करता है कि आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है और सूचना को संशोधित करती है। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर आधारित है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि एआई का ज़माना है, आजकल ज़माना ही कंप्यूटर का है, तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। तो वह प्रोग्राम संग्रह जो एक नियंत्रित करता है कि आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है। तो कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एमएस ऑफिस। तो अगर देखें तो हमारा उसका उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी परिषद की बात आ रही है यहाँ पे। तो जीएसटी परिषद की बात करें तो कहीं ना कहीं जीएसटी से जुड़ा हुआ विषय होगा वित्त संबंधी है। तो वित्त संबंधी है तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी, इसमें ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली जी, रामनाथ कोविंद और अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं रहे हैं और अमित शाह गृह मंत्री के रूप में पदभार धारण किया। पर अरुण जेटली एक ऐसे व्यक्ति रहे जो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं। तो यही इनके पहले अध्यक्ष थे। तो क्योंकि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते? वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, वो यह है, भारत में प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब क्योंकि आप भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो सिविल सेवा की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई है। तो इसी सिविल सेवा की बात करें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार इसका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 26 नवंबर, 15 अगस्त। तो हमारा उत्तर होगा 21 अप्रैल को इसका क्या है, सिविल सेवा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण, माने एक सिरे से दूसरे स्थान की तरफ जाने वाली प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इसमें दिया है संवहन, ऊष्मा का संचरण, इंसुलेशन और प्रभाकत्व। तो इसका उत्तर होगा ऊष्मा का संचरण, क्योंकि जब ऊष्मा संचरित होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है। तो अब ये किस विधि से है? तो उसमें 3 विधियां हैं, जैसे चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है इन 3 विधियों के माध्यम से होता है। अधिकांशतः चालन और संवहन का प्रयोग होता है, बाकी विकिरण का प्रयोग इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? क्योंकि आप परीक्षा पुलिस की देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पुलिस का मुखिया कौन है। तो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, कैबिनेट सचिव और राज्य के मुख्य सचिव। तो यहाँ पर पुलिस की बात है तो पुलिस का महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में यहाँ पर प्रमुख होते हैं, जो पुलिस बल को कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में चलाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो आप समझ सकते हैं बर्मा भारत से ही अलग हुआ है, बर्मा भारत का ही अंग माना गया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, पिछले लगभग 100 वर्ष पहले बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे इससे अलग हुए थे, जिसमें श्रीलंका भी अपना ही हिस्सा मान सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार। तो यहाँ पे म्यांमार या बर्मा का नाम आता है। तो बर्मा में आप समझ सकते हैं ये कब अलग हुआ है? तो ये हुआ था 1937, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये विषय था इसमें कि भाई कि बर्मा को अलग करना है। तो 1937 में ये क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है,
10 धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, जे.एन. मुखर्जी, एस.एन. घोष और जे.एन. घोष। तो आंसर हो गया हमारा दादाभाई नौरोजी। इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन निकासी सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये दादाभाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की थी? तो सर्वोपरिता मतलब यह है कि भारत के कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सत्ता सबसे ऊपर है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अपने आप को सर्वोपरि कहता था कि भाई जो ब्रिटिश सत्ता है वो सबसे ऊपर है। ये लगभग 1813 से 26 के आसपास रहा था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स सबसे ऊपर अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो ये अपन ब्रिटिश गवर्नर को, ब्रिटिश सरकार को हमेशा बोलता था कि सबसे ऊपर है ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसे पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन हुआ था? माने किस जो फाइबर था, कौन सा फाइबर था जो सबसे पहले बना था? तो नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर और रेयॉन। तो नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर बनने वाला है, नायलॉन। जो नायलॉन का शायद NYLON, तो नाय न्यूयॉर्क होता है, एल लंदन होता है, इन दोनों के मिश्रण से इसको बनाया गया था। और कहीं ना कहीं आज भी स्थायी रूप से यह है, जो कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो निम्न में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। तो विश्व का फलोद्यान, तो विश्व के फलोद्यान की बात हो रही है यहाँ। तो ऑप्शन है गर्म और आर्द्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्र। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो आर्द्र भूमियां होती हैं खासकर, तो भूमध्य सागर के आसपास ज़्यादा मिलेंगी। और हमारे यहाँ देखें तो फल की भी उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक, खासकर खट्टे फल जो होते हैं, तो वो सबसे अधिक कहाँ है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास उत्पादन ज़्यादा होता है उनका। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो यूनेस्को के द्वारा कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनको विश्व धरोहर के रूप में नामित किया जाता है। तो ऐसे भारत में बहुत सी, लगभग 44-45 ऐसे स्थल हो गए हैं जो कहीं ना कहीं विश्व धरोहर के रूप में आ गए। इनमें से तमिलनाडु से कौन सा जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रश्न है इसमें। तो उसमें ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, हम्पी के स्मारक, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो ये पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल भी आपको याद करने हैं और ध्यान रखना है कि कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ आता है। तो ये जो तमिलनाडु की बात आ रही है, तो महाबलीपुरम के स्मारक हैं, वो पल्लव शासकों के समय स्थापित हुए, तो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी का विषय है इसमें। और ध्यान में आता है कि इसको मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 12 है, निम्न में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारतीय संचित निधि से होता है? तो जो संवैधानिक रूप से पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन और भत्ता का भुगतान किससे होता है? संचित निधि से होता है। कहां से होता है? संचित निधि से। तो इनमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और संसद के सदस्य, इन तीनों को छोड़कर लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इत्यादि सबके, इनके क्या होते हैं कि संचित निधि से क्या किए जाते हैं? इनका जो वेतन भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख विश्वविद्यालय में नाम आता है इसका। तो इसकी स्थापना वर्ष है शायद 1975, 1986 और 90। तो इसका आंसर होगा 1975, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर एक द्रव्य अवस्था में रहती है? क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस और ब्रोमीन। तो आप समझिएगा, तो जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु है वो है ब्रोमीन। यह धातु तत्व जो द्रवावस्था में है तो वो ब्रोमीन है। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? वैसे तो सामान्य विधेयक होते हैं, उनको प्रमाणित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है,
पर धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके लिए ऑप्शन इसमें दिए हैं। कार्य मंत्रणा समिति जो संसद की होती है वो, लोकसभा में सदन के नेता, वर्तमान में जो सदन के नेता होते हैं, जो बहुमत दल का नेता ही सदन का नेता माना जाता है, जिसे हम आज प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ क्योंकि धन विधेयक या कोई विधेयक अगर आता है तो किस में आता है, धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में आता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है, यह प्रमाणित करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, और जो मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट जो होता है उसका जो न्यायालय है वो किसी व्यक्ति को कितने समय का कारावास दे सकता है, ये है अधिकतम कितना। तो यहाँ अधिकतम की बात है, तो अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। तो यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं कितना, अधिकतम 7 वर्ष तक का अधिकार रखता है क्या, कारावास देने का। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। अगला है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सौदा, जो डील हुई है हमारी S-400 की, जो कहीं ना कहीं एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो भारत और किस देश के बीच में ये सौदा समझौता हमारा हुआ है। तो अगर देखें तो यहाँ नेपाल, रूस, जर्मनी और जापान। तो आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा हमारा जर्मनी से लेन देन नहीं है, जापान से भी नहीं है, तो नेपाल देगा ही क्यों। तो बचा क्या, हमारा आंसर होगा रूस। तो रूस के साथ हमारा ऐसा समझौता हुआ है जो S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम हमें दे रहा है। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी। तो संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर माने आप समझ सकते हैं जो संगणक के रूप में हमारे यहाँ ये रहता है। तो ब्लेज पास्कल का भी नाम आता है, जॉन वॉन न्यूमैन का नाम आता है, चार्ल्स वेबेज, टिम बर्नर्स-ली। तो ये कहीं नहीं कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, परंतु संग्रहित जो प्रोग्राम कंप्यूटर जो है, प्रोग्रामिंग करने वाला कंप्यूटर है, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ये आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरत है। ब्लेज पास्कल का भी नाम आता है इसमें, पर ब्लेज पास्कल ना करके यहाँ पे आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर का प्रमुख उत्पादक है, यानी फसल उत्पादन में नंबर 1 कौन है। हर एक स्टेट में कोई ना कोई प्रोडक्ट जो होता है, कोई ना कोई फसल होती है, वो पहले या दूसरे नंबर पर रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि भाई सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अरहर उत्पादन में नंबर 1 है। तो अरहर के रूप में अगर देखें तो यहां पर महाराष्ट्र का नाम आता है। वैसे सारी दालें जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होती हैं। तो अरहर का या तुअर की दाल भी उसको बोलते हैं, तो वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है। दूसरा है, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं ये। तो जिनका जन्म रूस, जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएंगे। बहुत अच्छे विचारक व्यक्ति माने जाते हैं ये। तो ये इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। आप थोड़ा सा पढ़िए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनने की योजना है या बनाने की योजना है, कहां बनाया जा रहा है समुद्री संग्रहालय। तो लोथल, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, कोरकाई और कांडला। तो अधिकांश ऐसे संग्रहालय समुद्र स्थल के नजदीक ही बन सकते हैं, पर ये जो संग्रहालय बन रहा है वो बन रहा है लोथल में। और लोथल आप जानते हैं लगभग आज से 4500 वर्ष पुराना स्थल है, जो कहीं ना कहीं क्या था, बंदरगाह के रूप में था। कब, हड़प्पा सभ्यता के समय। तो इसी को समुद्री संग्रहालय के तौर पर क्या किया जा रहा है, एक तरह से बनाया जा रहा है। ये गुजरात में स्थित है। अगला है क्वेश्चन है 22 आपका, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं। तो तेनालीराम रामकृष्ण, हरिसेन, बररुचि और कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति बड़ा प्रसिद्ध है लेख। तो इसके रचनाकार हैं हरिसेन, जिन्होंने इनकी रचना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, विशेष परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में आया है और आता भी है। अगला है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। यानी ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तौर पर ये कब निगमित किया गया था, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें 1965, 1963, 1975, 1973। तो हमारा आंसर होगा उसमें 1973 में ये शायद निगमित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या षटकोण, यानी ये आयु और लिंग की बात करते हैं।
इसका वितरण दर्शाने के लिए क्या है, कोई ना कोई आकृति बनाई जाती है पढ़ने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या षटकोण, जनसंख्या वृत्त, जनसंख्या वर्ग, जनसंख्या पिरामिड, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो आयु लिंग का जानकारी जो होती है वो जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सबसे विभीषिका का दिन माना जाता है ये। बंग भंग, जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं विभाजन की शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हम लोग मान सकते हैं। वैसे तो विभाजनकारी ये लोग रहे हैं हमेशा। तो इसमें ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन हमारा होगा लॉर्ड कर्जन, जिसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल का विभाजन करके उसने कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो वहीं से कर दी बांग्लादेश बनाने की, जो आज बनके तैयार हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। कालक्रम जो कालानुक्रम होता है, कौन पहले जन्म हुआ या पहले कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था, तीसरे पे कौन था, चौथे पे कौन था, ऐसा ध्यान में आता है। तो कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास, ये हमारे कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं ये, और मध्यकाल के प्रमुख व्यक्तियों में से ये नाम आते हैं। तो सबसे पहले कबीर, दूसरे नंबर पे नानक, तीसरे पे चैतन्य और चौथे पे तुलसीदास। क्रम इनका बिल्कुल सही है। तो पहले कबीर लगभग 1313वीं सदी के आसपास इनका जन्म होता है। नानक का 14वीं सदी में और चैतन्य का भी 14वीं सदी में है। इनका है 15वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी के आसपास, 1532 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से अगर तक देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन हमारा कूट होगा, तो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्रम से अपने आप ऑटोमेटिकली पहले से लगा हुआ है। 2 3 4 1 3 1 4, इससे कोई मतलब नहीं। तो पहला 1 2 3 4 का जो कूट है वो आपके सामने है, वो विधिवत तरीके से लगे हैं, तो पहले से सेटल्ड है वो। अगला है, रेपो दर विचारणीय होती है। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रेपो, रिवर्स रेपो, ये जो दर होती है वो कहीं ना कहीं बैंकों के द्वारा और आरबीआई के द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि रेपो दर किसके अंतर्गत आती है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत, जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं, दर की बात आती है, रेपो और रिवर्स रेपो की बात आती है, या कोई भी बैंक दर की बात आती है, दर वाली बात होगी तो कहीं ना कहीं मुद्रा संबंधी विषय होगा। मुद्रा संबंधी विषय होगा तो उसका ऑप्शन भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आने वाला विषय इसमें होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा पहला होगा, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित देखना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। बालू पत्थर से क्या है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ग्रेनाइट से न्यूज बनता है, ग्रेवो से सर्पेंटाइन बनता है। तो बालू पत्थर से कंग्लोमरेट नहीं बनता, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शीत समुद्री जलधारा है। यानी समुद्र की बात करते हैं या महासागरों की बात करते हैं तो ठंडी और गर्म जलधाराएं, क्योंकि हमारा पूरा देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया है वहां अधिकांशतः गर्म रेखाएं क्या करते, गर्म जलधाराएं चलती हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत रहता है, यानी सूर्य किरणें हमेशा लंबवत रहती हैं, जिस कारण यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवा चलने से और जल भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और ध्रुवों की बात करते हैं, ध्रुवों की बात करें तो यहाँ सूर्य लंबवत नहीं होता, या हम कह सकते हैं सूर्य किरणें पहुँचती नहीं है। तो अधिकांश यह एरिया ठंडा होता है और यहाँ बर्फीला होता है, तो उधर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं या उससे उधर से चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शीत समुद्री जलधारा है, माने ठंडी जलधारा है। तो ब्राजील जलधारा, अब ब्राजील की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास है, तो ब्राजील जलधारा तो ठंडी हो नहीं सकती। गल्फ स्ट्रीम, ये भी ठंडी नहीं हो सकती, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। क्यूरोसियो, ये भी जापान के नीचे वाले ऐसे चलती है, वो भी कहीं गर्म नहीं होती। तो ये तीनों गर्म हैं, परंतु ये जो जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा, वो शीत समुद्री जलधारा मानी जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, थोड़ा सा विस्तारित हो गया है विषय। एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन के तौर पे इसमें है सुमेलित करने वाले, आप इसको ध्यान रखिएगा। आजकल इस प्रकार के प्रश्नों में जरूर जाइएगा।
तो सूची एक को सूची, अगर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, अब सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो इसमें पहले क्या है, शास्त्रीय नृत्य दिया है। अब शास्त्रीय नृत्य है, अब और इसमें नर्तक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता और घर्षण। तो आंसर हमारा हो गया पृष्ठ तनाव। आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि क्यों चिपक जाता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? अब आजकल गर्मी का मौसम है, फ्रिज में सब वस्तुएं रखी होती हैं, वो क्या करती हैं, उसके अंदर जो ताप होता है उसको निकाल के बाहर फेंकती है, इस कारण ऐसा होता है। पर ये अगर मिट्टी घड़े की बात करें तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया के माध्यम से ठंडा पानी होता है। तो द्रवण, तो इसमें ऑप्शन दिया है द्रवण, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा होगा बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण के कारण उसमें से जो गर्म चीजें, गर्म जो उसका गर्माहट है वो निकल जाती है, ठंडा ठंडक उसमें रह जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर होगा बाष्पीकरण। अगला है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो आंसर हमारा होगा 10⁻10 मीटर। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन और जल गैस। तो जल गैस और कोयला और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस, तीनों ही कहीं ना कहीं हमें जमीन से प्राप्त होती है। परंतु नाइट्रोजन क्या है आप जानते हैं, वायविक कारण है, वायविक विषय है, तो वायु है ये। तो नाइट्रोजन क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सर्वाधिक हमारे वायुमंडल में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है आपका, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, अर्थात फल नहीं होता उसमें, बीजांड होता है, बीज होता है? तो ईख, मूंगफली, बादाम और साइकस। तो ईख, मूंगफली, बादाम की बात करते हैं तो इनमें सब में तो फल के रूप में भी वही है और बीज के रूप में भी होता है। तो आंसर इसमें क्या होगा हमारा, साइकस में क्या होता है, केवल बीज होता है पर फल नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सिटी बनाने की घोषणा की गई है? जमाना एआई का है, तो कहते हैं कि एक शहर नहीं, सारे शहर, हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी जानकारी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शहर ऐसे हैं जिनको इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में लाने की प्रयास किया जा रहा है। बेंगलुरु तो आप जानते हैं पहले से ही आईटी सेक्टर में नंबर 1 चल रहा है। लखनऊ भी हम धीमे धीमे आगे लेके चल रहे हैं। हैदराबाद और पुणे, ये चारों ऐसे स्थान हैं जो कहीं ना कहीं इस भूमिका में आगे हैं, परंतु प्रमुख स्थान इसका बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है या की गई है? तो G20 शिखर सम्मेलन हर वर्ष या जब भी प्रायोजित होते हैं तब कोई ना कोई मेजबान उनका होता है। तो इसका वर्तमान मेजबान 2026 में कौन है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, इस समय मेजबानी कर रहा है वो। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इसका, इस सेट का, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत हींग उत्पादन के लिए किस जिले को चुना गया है? यानी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि एक जिले का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कैसा हो, कहीं ना कहीं उस जिले की रीढ़ हो, किसकी, अर्थव्यवस्था की। जैसे अपने कोई भी से, जैसे आगरा है, आगरा में क्या पेठिया प्रमुख माना जाता है, ऐसे ही आगरा से लगा हुआ जिला है, जैसे लगे हैं कानपुर, हाथरस, मुरादाबाद, प्रयागराज, तो जो हाथरस है वो हींग का प्रमुख केंद्र बन रहा है। तो इसलिए ODOP के अंतर्गत क्या किया गया है कि हींग का प्रमुख केंद्र हाथरस को बनाया जा रहा है। ठीक है। तो अधिक से अधिक इसका उत्पादन वहां हो रहा है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट पेपर था, वो कंप्लीट होता है। तो आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए, सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए, और उनसे जुड़ी हुई विषयों को करिए, और आपको विषय अच्छे लगें तो और अधिक से अधिक फैलाइए, और अधिक से अधिक हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और जितना अधिक नॉलेज आपको दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे। और जितनी जो परीक्षा आने वाली है उसमें जो भी हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परीक्षा उपयोगी हैं। आप इनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाइएगा, और जिससे कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। और लक्ष्य प्राप्त तभी होगा जब आप मन से जाएंगे, बिना हल्के मन से जाएंगे, और पढ़ाई भी बड़े टेंशन फ्री होकर करिए, क्योंकि टेंशन लेने से कभी कोई काम होता नहीं है। किससे होता है? पढ़ने से होता है, करने से होता है। और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना,
और सारे काम गलती से होंगे पर अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।